Very good morning, dear friends. Today we are going to start this next topic of functions of central bank. Already you have seen the different functions of central bank, which is seen on your screen. That currency authority, bankers to the government, bankers bank and supervisor, controller of money supply and credit, and custodian of foreign exchange reserves. So today we are going to talk on controller of money supply and trade. So let us start this topic. It is very interesting and very relevant, and many competitions such questions are asked from this topic. Okay, so here is the things which you have to you should go quick व्यू ऑन दिस डिफरेंट फंक्शंस। तो करेंसी अथॉरिटी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, सो आई एम नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम ऑन दिस। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, okay, lender of the last resort, and clearing house. This clearing house function is very important from examination point of view. And now controller of money supply and trade. So ये हमारा आज का टॉपिक है। So controller of money supply you have already seen what are the components of money supply. Money supply is equal to C plus DD plus OD. ओके, सो वो कैसे मनी सप्लाई को और क्रेडिट कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है कॉमर्शियल बैंक का, क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, जिसमें आपने देखा है वो टेबल बना के हमने इसको डिस्कस किया था। और इनिशियल डिपॉजिट्स के साथ हमने देखा कि एक सर्टेन वैल्यू ऑफ LRR के साथ हम देखते हैं कि टोटल डिपॉजिट्स में और लोन की कैपेसिटी में कितना गुना डिफरेंस हो जाता है। और हमने वहाँ देखा था, एक पर क्विक रिव्यू में करा रहा हूँ आपको कि money multiplier is equal to 1 by LRR and total deposit is equal to initial deposit into money multiplier। इसके बाद हम आते हैं, अब वो दिमाग में आपको रखना है। इसके बाद हम आज बात करेंगे मनी सप्लाई और क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो इस RBI के पास एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली वो रिव्यू करते हैं मनी सप्लाई और इकोनॉमी के कंडीशंस को। तो मॉनेटरी पॉलिसी में इनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो मनी सप्लाई को, मतलब मनी सप्लाई का बढ़ जाना और मनी सप्लाई का घट जाना, दोनों इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। मनी सप्लाई के बढ़ने से जो स्थिति होती है उसको हम इकोनॉमिक्स की भाषा में इन्फ्लेशनरी कंडीशंस कहते हैं। सामान्य जनों की भाषा में अगर कहा जाए तो उसको हम प्राइस राइज की स्थिति कहते हैं। और प्राइस राइज की स्थिति में हमने देखा है कि प्याज के दाम में बढ़ने से सरकारें गिर चली जाती हैं भारत में। यही हाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जर्मनी में भी हुआ था, जब मार्क की वैल्यू बहुत ही नीचे आ गई थी और उसकी वजह से बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारा स्थिति खराब हो गई थी वहाँ पर। ओके, तो दो तरीके हैं RBI के पास मनी सप्लाई को क्रेडिट कंट्रोल करने के। So what are two methods are there, quantitative and qualitative। तो क्वांटिटेटिव मेथड्स में जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है रेपो रेट, इसको रीपर्चेज रेट भी कहते हैं, बैंक रेट और डिस्काउंट रेट कहते हैं। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स और वेरिएबल रिजर्व रेशियो मेथड, जिसके दो कंपोनेंट होते हैं CRR और SRR, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो मार्ज और लास्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ये जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी प्रकार क्वालिटेटिव में है मॉडल सॉल्यूशंस हैं, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल है। तो वो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट क्वांटिटेटिव जो क्रेडिट कंट्रोल की पॉलिसी है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। तो रेपो रेट हम आज देखते हैं कि व्हाट इज रेपो रेट। जैसा कि आपके स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहा है, इसको हम रीपर्चेज रेट भी कहते हैं। और इसको हम जरा इसको रीड आउट करते हैं आपके लिए। तो रीपरचेज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है किस बात का, रीपरचेज, दोबारा हम खरीदेंगे। तो रीपरचेज एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज रेपो, RP, रीपरचेज, RP आर स्टैंड फॉर रेपो, जिसको कहते हैं रेपो रेट, इसको रीपरचेज रेट भी कहते हैं। और सेल एंड रीपरचेज एग्रीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान देने की बात है, इसको मुझे अंडरलाइन करना चाहिए था और मैं इसको नहीं कर पाया, मुझे आता भी नहीं है।
ठीक है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होता है ये, ठीक है। रेपो रेट कितने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्वेश्चन आता है, तो ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मेनली कितने हैं ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो once again, repurchase agreement, also known as repo, RP, or sell and repurchase agreement, is a form of short-term borrowing, mainly in government security. ध्यान देना है, mainly in government security. A repo rate is the rate at which the central bank of a country, ध्यान देना, central bank कौन है हमारा, RBI, Reserve Bank of India, in case of India, okay, lends money to the commercial bank. उधार किसको देता है, लोन किसको देता है, कॉमर्शियल बैंक को, इन द इवेंट ऑफ एनी शॉर्टफॉल ऑफ फंड्स। अगर कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे की कमी हो जाती है तो लोन कौन देता है, आरबीआई देता है, सेंट्रल बैंक देता है। तो रेपो रेट इज यूज्ड बाय मॉनेटरी अथॉरिटीज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। कैसे कंट्रोल करेगा, अगर रेपो रेट बढ़ जाता है तो बैंक, तो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास जाते हैं लोन लेने के लिए, तो लोन कम लेंगे क्योंकि वो महंगा हो गया, जब महंगा हो गया तो और महंगा कस्टमर को देंगे ये अपने, तो इसलिए कस्टमर भी नहीं लेगा इनसे, कॉमर्शियल बैंक से। तो इसलिए ये रेपो रेट जब बढ़ा दिया जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक कम लोन लेंगे आरबीआई से, और आरबीआई से कम लोन लेंगे तो कम लोन देंगे, तो मतलब पब्लिक के पास पैसा कम हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए, और इसका जब उल्टा होगा तो ये घट जाएगा तो कैपेसिटी उनकी बढ़ जाएगी, ज़्यादा लोन लेंगे आरबीआई से, ज़्यादा लोन देंगे वो, तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इस तरीके से ये काम होता है। ओके, अब रिवर्स रेपो रेट, ओके, और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है दो हैं। हम यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को एक डायग्राम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन कॉमर्शियल बैंक पार्क्स देयर एक्सेस फंड, कौन पार्क करता है, कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक पार्क्स जमा करते हैं, पार्क्स मतलब पार्किंग, जमा करना, देयर एक्सेस फंड विद आरबीआई, ध्यान देना आरबीआई के पास, एंड अर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इट। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाई, कौन पे करता है, आरबीआई। यहाँ ब्रैकेट लगाने की जगह आरबीआई 10 की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसको ध्यान देंगे। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज पेड बाई आरबीआई इज नोन एज रिवर्स रेपो रेट। अब इसको डायग्राम से देखिए, हमारा जो बैंक के साथ जो रिलेशन है, कस्टमर का जो बैंक के साथ रिलेशन है, वही बैंक का आरबीआई के साथ है, इसलिए बैंकर्स बैंक कहा जाता है आरबीआई को। तो कस्टमर ने पैसा जमा किया तो कस्टमर को क्या मिला, एरो मार्क देखेंगे नीचे, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला। सिमिलरली बैंक इज डिपॉजिटिंग द मनी टू द आरबीआई, तो आरबीआई इज गिविंग व्हाट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो आप समझ में आ गई बात, डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया। आई डोंट थिंक एनीबॉडी हैज डाउट। तो बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन है इसका कि कस्टमर और बैंक का जो रिलेशन है वही बैंक और आरबीआई का रिलेशन है। द सेम रिलेशन एग्जिस्ट, कस्टमर डिपॉजिट द मनी इन द बैंक एंड गेट्स द rate of interest. You can see the arrow. Bank deposits the money to the RBI and RBI gives the rate of interest. इसी rate of interest को, this rate of interest is known as reverse repo rate. Okay, so when this rate of interest is earned by the bank, when banks are parking their excess fund with RBI, जैसे कस्टमर एक्सेस फंड को बैंक में जमा करता है, सिमिलरली द बैंक्स आल्सो pass their excess fund to the RBI and RBI gives the rate of interest. That rate of interest is known as reverse repo rate. I think it's very much clear. Okay, now repo rate को इसी तरह हम समझने का प्रयास करेंगे कि what is repo rate. Okay, तो अब रेपो रेट आपने पहले भी देखा, अगर पिछले स्लाइड को अगर आप देखें कि रेपो रेट क्या है, रीपर्चेज एग्रीमेंट ऑल्सो नोन एज रेपो और सेल एंड परचेज एग्रीमेंट इज अ फॉर्म ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग मेनली इन गवर्नमेंट। नीचे और क्लियरिटी आती है, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री लेंड्स मनी टू द कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक को उधार देता है इन द इवेंट ऑफ शॉर्टफॉल। ओके, तो ये उसी कॉन्सेप्ट, रेपो रेट, कस्टमर एंड बैंक हैज अ सेम रिलेशन what the bank and RBI have. Okay, so the customer is taking loan here, now is a loan. In a previous slide this is deposit, customer is depositing, okay, their excess fund. Here customer is taking loan from bank, and when banks are giving loan, बैंक का पैसा कस्टमर के पास आया तो कस्टमर क्या पे करेगा, बैंक को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। ओके, सिमिलरली आरबीआई इज गिविंग लोन टू द बैंक, बैंक क्या करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा। दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नोन एज रेपो रेट। ओके, तो बैंक व्हेन आरबीआई गिव्स लोन टू द बैंक, okay, and
The rate of interest on which the RBI issues loan to the bank, that rate of interest is known as repo rate. तो आरबीआई बैंक को जो पैसा लोन देता है और उस लोन पर जो बैंक आरबीआई को रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करते हैं, ओके, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं, हम रेपो रेट कहते हैं। ओके, मतलब आरबीआई चार्ज करता है जब लोन देता है बैंक को। तो आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। तो बैंक रेट को एक बार देख लें, एलोबरेट करके आपके लिए नोट्स के लिए काम आएगा ये, इसलिए मैं सारा कुछ डिटेल में लिखा हूँ। तो बैंक रेट ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट इन अमेरिकन इंग्लिश is the rate of interest which a central bank charges on its loan and advances to commercial bank and other financial institutions. In this case, there is no repurchasing agreement signed. जैसा कि रेपो में आपने देखा, there is no repurchasing agreement signed, no securities sold or collateral involved, कुछ भी involved नहीं। Bank borrow funds from the central bank and lends the money to their customers at a higher rate of interest, thus making profit. Bank rate is usually higher than repo rate as it is in an important tool to control liquidity, also known as discount rate. तो बैंक रेट को हम डिस्काउंट रेट भी कहते हैं। बैंक रेट और रेपो रेट का काम एक ही है, दोनों के डेफिनेशन भी वही है कि आरबीआई लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को तो वो रेपो रेट है, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो बैंक रेट है। बस अंतर कितना है, इतना ही है कि बैंक रेट इज लॉन्ग टर्म एंड रेपो रेट इज शॉर्ट। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है आपके लिए, बैंक रेट इज ऑफन कंफ्यूज विद द ओवरनाइट रेट, जो कि आपको केवल कॉम्पिटिशन के लिए इंपॉर्टेंट है ये। while the bank rate refers to the interest rate charged by the central bank on loans granted to commercial banks, overnight rate जो है वो क्या है, तो overnight rate is the interest charged when banks borrow funds among themselves। आपस में इंटरबैंकिंग ट्रांजेक्शन्स की बात यहाँ हो रही है। when bank rate is increased by RBI, banks borrowing cost increases, which in return reduces the supply of money in the market। ये कैसे मार्केट को प्रोवाइड करता है। की डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड वर्सेस बैंक रेट, ये सब आज सिलेबस से आउट हो चुके हैं, लेकिन जानना जरूरी है। आई एम नॉट श्योर दैट कि दिस ईयर इट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस और नॉट। दो रेपो रेट एंड बैंक रेट हैव few similarities, like both is fixed by the central bank, okay, very much clear, and used to monitor and control the cash flow in the market। ठीक है, कि इसके बढ़ने और घटने से मार्केट में कैश का फ्लो बढ़ता और घटता है, वो यहाँ वो इस बात पर इंडिकेट करे। दे हैव सम प्रोमिनेंट डिफरेंसेस टू, डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है भाई, टेक अ लुक एट द डिफरेंस बिटवीन द रेपो रेट एंड बैंक रेट। बैंक रेट इज चार्ज अगेंस्ट लोन्स offered by the central bank to commercial banks, whereas repo rate is charged for repurchasing the securities sold by the commercial bank। okay, repurchasing the securities sold by the commercial bank। तो कॉमर्शियल बैंक जो सोल्ड करते हैं उसको रीपर्चेज का एग्रीमेंट करते हैं, वो एक प्रकार से लोन का ही प्रकार बन जाता है। लेकिन यहाँ रीपर्चेज एग्रीमेंट की बात होती है, सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होता है, लेकिन सिक्योरिटीज भी एक प्रकार का लोन ही होता है। इसमें करेंसी का आदान प्रदान होगा, पैसे जो परचेज करेंगे तो जहाँ से परचेज करेंगे तो उसकी कैपेसिटी घट जाएगी, मनी सप्लाई वहाँ कम हो जाएगा। अगर बैंक आरबीआई लेता है तो आरबीआई पैसा देगा तो आरबीआई के पास कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा फंड बढ़ जाएगा, अगर वो परचेज करते हैं तो उनका फंड उनके आरबीआई के पास चला जाएगा। तो इस तरीके से मनी सप्लाई को अफेक्ट होता रहेगा। नो कोलेट्रल इज इन्वॉल्व while charging bank rate, but securities, bonds, agreements, collateral is involved in repo rate is charged। ये डीप आप इसको डिफरेंस कहें तो आप सामान्य रूप से है वो बिल्कुल दोनों में सिमिलरिटी दिखाते हैं, और एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की बात करते हैं। तो रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट, ये डिफरेंस यहाँ भी है। इंक्रीज इन बैंक रेट directly affects the lending rates offered to the customers, restricting people to avail loans and damages the overall economic growth, whereas increase in repo rate is usually handled by the banks and does not affect customers directly। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात।
कि increase in repo rate is usually handled by the banks and does not affect the customer directly. Comparatively, bank rate caters to long-term financial requirements, okay, of commercial banks, whereas repo rate forces on short-term financial needs. Though bank rate and repo rate have its own differences, both are used by RBI to control liquidity and inflation in the market. In a nutshell, the central bank uses these two powerful tools to introduce and monitor the liquidity rate, inflation rate, and money supply in the market. तो ये तो बहुत ही डीप हमने बात की कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO, इसके बारे में देखिए, ये भी एक क्वांटिटी ट्रेड कंट्रोल का बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग, बाई भी करना और सेल भी करना ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसके बारे में बता रहे हैं कि बाइंग एंड सेलिंग बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक, from the public and commercial bank. RBI is authorized to sell or purchase treasury bills and government securities. Treasury bills और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है उसको बाई एंड सेल करने के लिए RBI ऑथराइज्ड है. It does not matter whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amount will be deposited in or transferred from bank. मतलब ये हम बार बार कहते हैं कि RBI पब्लिक से डीलिंग नहीं करता है, इसलिए इस पॉइंट को जानना जरूरी है कि इट डज नॉट मैटर, ये कोई बहुत मैटर नहीं करता है कि whether the securities are bought or sold to the public or banks, because ultimately the amount will be deposited or transferred from bank only. इसका इम्पैक्ट क्या होता है? अगर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक, अगर सिक्योरिटीज सेल करता है कौन? सेंट्रल बैंक सेल करता है, तो जब सेल करेगा तो पैसा किसके पास आएगा? ये सेंट्रल बैंक के पास आएगा. तो रिड्यूसेस द कॉमर्शियल बैंक परचेज कर रहे हैं, अगर सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है तो परचेज कौन कर रहा है? कॉमर्शियल बैंक कर रहा है. तो पैसा कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक की तरफ जा रहा है, तो पैसा कॉमर्शियल बैंक से जाएगा सेंट्रल बैंक की तरफ, तो कॉमर्शियल बैंक के पास क्रेडिट क्रिएशन की कैपेसिटी कम हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक reduces the reserves of the commercial bank and ultimately it controls the money supply. मनी सप्लाई क्रेडिट क्रिएशन का उनकी कैपेसिटी कम हो जाएगी और मनी सप्लाई कंट्रोल कर लेगा RBI. दूसरा क्या है? परचेज ऑफ सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक. अगर सेंट्रल बैंक परचेज करेगा, मनी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक. तो ऐसे समय में क्या हो? कॉमर्शियल बैंक के पास पैसे रिजर्व बढ़ जाएंगे और वो क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा करेगा. तो फाइनल क्या हुआ? परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय सेंट्रल बैंक इंक्रीजेस द रिजर्व्स एंड रेजेस द बैंक्स एबिलिटी टू गिव क्रेडिट. ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन अगर आपके ध्यान में है, अगर आपको याद है, तो इस पॉइंट को समझना बहुत ही आसान है. नाउ कंडीशंस नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस. क्या होगा? देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट. मतलब लोग इसमें ट्रांजेक्शन्स करते हों, तभी. अगर करते ही नहीं, बार्टर सिस्टम होगा तो सब बेकार ही है. ओके, तो उसमें जिस माध्यम से वो कंट्रोल करता है, अगर वो टूल ही लोग यूज नहीं करें तो बेकार हो जाएगा. सो देयर शुड एग्जिस्ट अ वेल डेवलप्ड ऑर्गेनाइज्ड सिक्योरिटी मार्केट. सिक्योरिटी के रूप में लोग ट्रांजेक्शन्स करते हैं. The reserves of the commercial bank should be affected with the sale and purchase of the security. ऐसा ना हो कि उनके पास, कमर्शियल बैंक के पास बहुत ज़्यादा रिजर्व हो और आप सेल और परचेज कर रहे हैं, तभी वो उनके क्रेडिट क्रिएशन के का जो को फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा. ओके, द सेंट्रल बैंक शुड होल्ड एडिक्वेट सिक्योरिटीज टू इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. तो सेंट्रल बैंक के पास एडिक्वेट सिक्योरिटीज होनी चाहिए जिससे वो मनी सप्लाई को अफेक्ट कर सके. मतलब ज़्यादा मात्रा में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि ज़्यादा वो सेल आउट कर सकें. देयर शुड नॉट बी फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी. अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर अंतर आएगा बार बार, तो वो लोगों का इसका विश्वास कम होगा, कमर्शियल बैंक उसको कम परचेज करेंगे और या सेल आउट करेंगे. लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट और वेरिएबल रिजर्व रेशियो. ये क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट. तो इसके दो कंपोनेंट हैं. कैश रिजर्व रेशियो CRR, it refers to the minimum percentage of net demand and time liabilities. याद रखना है CRR क्या है?
नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज का जो मिनिमम परसेंटेज है वो कहाँ रखना है, टू बी केप्ट बाय कॉमर्शियल बैंक विद द सेंट्रल बैंक। मतलब अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज का कुछ हिस्सा, मिनिमम हिस्सा जो कि फिक्स किया जाता है टाइम टू टाइम, उसको सेंट्रल बैंक के पास पार्क करना होता है। दूसरा क्या है, एसएलआर। इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, इसमें भी है डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज में भी, which commercial banks are required to maintain with themselves। एसएलआर अपने पास कमर्शियल बैंक रखता है और कैश रेशियो आरबीआई के पास आता है, ये ध्यान देना है। एसएलआर इज मेंटेन इन डिजिग्नेटेड लिक्विड एसेट्स, एक निर्धारित जो लिक्विड एसेट्स है उसी में रखना होता है एसएलआर को। तो क्या है, एसेट सच एज एक्सेस रिजर्व, बैंकों के पास एक्सेस रिजर्व है। अनइनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज, ये फाइनेंशियल लायबिलिटी से मुक्त है। और गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज और करंट अकाउंट बैलेंस विद अदर बैंक्स, ये सब चीजें एसएलआर में आती हैं। इसका इम्पैक्ट क्या होता है, चेंज इन एसएलआर अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ द बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू और बोरो अगेंस्ट देम फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। अगर एसएलआर में चेंज होता है, एसएलआर अगर मान लीजिए बढ़ा दिया जाए, तो मतलब बैंक क्या होगा, तो कॉमर्शियल बैंक के पास रिजर्व ज़्यादा होंगे, ठीक है। इसलिए एसएलआर के चेंज होने से बैंकों के फ्रीडम पर असर होगा टू सेल एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एसएलआर किस प्रकार अफेक्ट करता है। तो एक बार रिपीट करेंगे इसको, चेंज इन एसएलआर अफेक्ट्स द फ्रीडम ऑफ बैलेंस टू फ्रीडम ऑफ बैंक्स टू सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बोरो अगेंस्ट देम फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, ठीक है। तो चेंज ये होने से बहुत असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए इंक्रीज कर दिया जाए, अगर इंक्रीज कर दें एसएलआर को, तो क्या होगा कि ये रिड्यूस करेगा बैंकों की एबिलिटी को कम करने में कि वो क्रेडिट दे पाए, ओके। तो ये अगर इसके घटने से क्या होगा कि इंक्रीज होने से बैंक की कैपेसिटी घटेगी क्रेडिट देने की, और डिक्रीज होने से क्या होगा, ये बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन, जो लोन का अमाउंट है, और मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। हम लोन लेने के लिए कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज करते हैं। जैसे मान लो आप प्रॉपर्टी ले जाते हो, आप प्रॉपर्टी जब आप कुछ सिक्योरिटी रखोगे तो आपको लोन मिलेगा। तो जब सिक्योरिटी जो रखी जाती है, इसी पॉइंट को हम बता रहे हैं कि मार्जिन इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर्स अगेंस्ट द लोन। अब इस पॉइंट को सप्लीमेंट करने के लिए देखिए दूसरा पॉइंट समझने के लिए, फॉर एग्जाम्पल द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक इज 40%। कितना मार्जिन फिक्स किया गया कि कोई भी आप लोन लेंगे तो सिक्योरिटी का जो भी आप रखोगे एसेट्स, तो उसका 40% ही आपको लोन मिलेगा। तो क्या है, इफ द मार्जिन फिक्स बाय द सेंट्रल बैंक, मतलब 40% हम अपने पास रखेंगे एज ए सिक्योरिटी। तो द कमर्शियल बैंक्स आर अलाउड टू गिव अ लोन ओनली अप टू 60%। क्योंकि 100 का 40% तो मार्जिन रख दिया। ये मार्जिन है क्या, तो ये अमाउंट ऑफ लोन एंड मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है और लोन, ठीक है। तो उसके बीच का जो डिफरेंस है, तो अगर मार्जिन को उसने 40% कर दिया तो क्या हो गया, सेंट्रल बैंक आर अलाउड टू गिव लोन ओनली अप टू 60% ऑफ द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, ओके। बाय चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट द रिजर्व बैंक अल्टर द अमाउंट ऑफ लोन्स मेड अगेंस्ट द सिक्योरिटीज बाय द बैंक्स। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स को हम चेंज करके, अगर मान लो 40 से 40% अगर प्ले रख रहा है ये सेंट्रल बैंक ने मार्जिन रिक्वायरमेंट रखा, अगर मान लो 70% कर दे, मतलब 70% अपने पास सिक्योरिटी रखेगा, हाँ, और उसका कितना बचा 30, तो केवल 30 रुपये 30% के उसको लोन वो दे सकता है। तो इस तरीके से वो उसको कंट्रोल करता है। इम्पैक्ट क्या है, इंक्रीज इन मार्जिन डिमोरलाइजेस कस्टमर टू बोरो एंड वाइस वर्सा। मतलब मार्जिन को बढ़ा दिया जाए, इंक्रीज हो जाए, तो कस्टमर कम लोन लेने आएगा, घटा दिया जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकता है, ओके। तो ये हमारा था, और ये लास्ट क्वेश्चन है इसके बाद चैप्टर द एंड हो गया। द सेंट्रल बैंक इज द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्रोलर द क्रेडिट और बोथ। तो सेंट्रल बैंक क्या है, प्रिवेंट रोकता है इन्फ्लेशन को, या कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट है, या दोनों। वन ऑफ द सॉरी वन ऑफ द
functions of the central bank is controlling of credit, okay, which in turn controls the inflation rate within the economy. It is important to understand that the central bank cannot prevent or eradicate the inflation rate. However, they do monitor and control credit rates. Okay, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं है, वो अपनी मनी सप्लाई के माध्यम से वो यह काम करता है इन्फ्लेशन को चेक करने का। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक द प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लेशन वो नहीं है डायरेक्ट, वो क्या है, वो थ्रू क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी वो ऐसा करने में सक्षम होता है। ओके, सो विद दिस आई होप दैट दिस टॉपिक इज वेरी मच क्लियर टू यू। और जो मॉरल सॉल्यूशन वाला जो एक पार्ट था, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, वो बहुत ही आसान है। ये मतलब जैसे आप लोग होमवर्क नहीं करते हो, क्लास वर्क नहीं करते हो, टीचर क्या करता है? टीचर बोलता है कि बेटा कर ले, तेरी लाइफ का सवाल है। हाँ, आपको भविष्य के लिए समझाता है, आपके अंदर एथिक्स पैदा करता है, आपके अंदर बहुत सारे किसी तरह गुणों को दिखाने का प्रयास करता है कि आप अच्छे हो, अपनी फैमिली स्वीकार करते हो, उनको फैमिली को आगे बढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। तो ये मॉरल सुएशन टाइप का हो गया। इसी तरह आरबीआई भी बैंकों से रिक्वेस्ट करता है कि इकोनॉमी की स्थिति को बताने का प्रयास करता है कि इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, और इस तरीके से उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो ये एक्चुअली क्या है, अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो मॉरल सुएशन क्या है? दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ persuasion and pressure that central bank applies on the banks in order to get them act in a manner in line with the its policy। मतलब जो इसकी पॉलिसी है आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल की, उसके लाइन पर वो ये काम करते हैं। ओके, इसी तरह सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के अंतर्गत इसके अंदर आरबीआई क्या करता है, लोन जो है, लोन के डायरेक्शंस को अफेक्ट करना का प्रयास करता है और बैंकों को निर्देश देता है कि आप जो खास पर्पस के लिए या पर्टिकुलर सेक्टर के लिए आप लोन इशू करें। तो ये भी एक तरीका होता है क्रेडिट कंट्रोल करने का। वैसे क्वांटिटेटिव जो तरीका है दैट इज मोर एफिशिएंट एंड दैट इज बेस्ट मेथड। ओके, तो ये हमारा आज का रहा। इसमें हमने आज आपके सामने कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड ट्रेड की बात की, और इसमें हमने बहुत सारे क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जो होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, उसको हम उसके माध्यम से कैसे रोकते हैं। तो ये हमारा रेपो रेट हमने देखा और इसको डायग्राम से बताने का हमने प्रयास किया। ओके, फिर बैंक रेट और इनके दोनों के डिफरेंस को देखा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को हमने देखा, और इसके सक्सेस वो कैसे होगा उस बात पर हमने चर्चा किया। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या वेरिएबल रिजर्व रजिस्टर मेथड, उसमें सीआरआर और एसएलआर की हमने बात की। सीआरआर जो है कॉमर्शियल बैंक अपने नेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज़ का सर्टेन हिस्सा वो आरबीआई के पास जमा करते हैं, और एसएलआर क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ का हिस्सा कॉमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। तो ये दोनों के बढ़ने घटने से मनी सप्लाई के ऊपर असर पड़ता है। और लास्ट में मार्जिन रिक्वायरमेंट, जिसमें हम बात करते हैं कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को एसेट्स और लोन के बीच का जो डिफरेंस होता है, तो उसी को हम मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। उसको इसके बढ़ाने से क्रेडिट कंट्रोल बाई कॉमर्शियल बैंक या मनी सप्लाई पर चेक होता है। ठीक है, और घटाने से उसका उल्टा होता है। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक एंड आई होप दैट यू माइट हैव लाइक दिस। थैंक यू।